प्यारे द्वीपवासियों, हमारे 68वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। स्वतंत्रता दिवस हमें स्वतंत्र भारत के फ्रीडम फाइटर्स और फाउंडिंग फादर्स तथा फ्रीडम स्ट्रगल के उन शहीदों और नायकों का स्मरण कराता है जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और सर्वोच्च बलिदान दिया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर आइए हम राष्ट्र निर्माण के कार्यों में अपने आप को रीडेडिकेट करने की प्रतिज्ञा करें और भारत मां की सेवा में एकजुट होकर काम करें। मुझे इस यूनियन टेरिटरी के उप राज्यपाल के रूप में पद संभाले हुए 1 वर्ष हो चुका है और जब हम पिछले 1 वर्ष की यात्रा को देखते हैं तो खुशी और संतुष्टि होती है और साथ ही इस दिशा में बढ़ने का दृढ़ संकल्प भी मिलता है। पिछले वर्ष की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों का विवरण देना चाहूंगा। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हाल ही में स्कूल से पास आउट हुए हमारे नौजवान यूथ कहां जाए, क्योंकि हमारे कॉलेजेस में पर्याप्त सीट्स अवेलेबल नहीं। आप सबको मालूम है कि इस टेरिटरी में मात्र 4 ही हायर लर्निंग के इंस्टीट्यूट्स हैं और आखिरी बार एक इंस्टीट्यूट 1990 में खुला था। उसके बाद से कई नए स्कूल्स खोले गए और साल दर साल 12वीं कक्षा पास होने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि होती गई। इसके बावजूद भी यहाँ कोई कॉलेज नहीं खोला गया। खुशी की बात यह भी है कि 12वीं कक्षा के CBSE एग्जाम्स के ओवरऑल पास परसेंटेज में काफी इजाफा हुआ है और इस साल निकोबार के स्कूल्स में शानदार सुधार के साथ 12वीं का ओवरऑल पास परसेंटेज 74.69% रहा। इसलिए हमने यह निर्णय लिया कि इन छात्रों के लिए यहाँ एक नया कॉलेज खोला जाए और मुझे ये घोषणा करते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि एनकॉल नामक एंडेवन कॉलेज जुलाई 2014 के चालू शैक्षणिक सत्र से आरंभ हो चुका है। इस प्रकार इन द्वीपों में 24 वर्षों के बाद एक नया कॉलेज खोला गया। उसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। आप सभी को यह दिन याद होगा जिस दिन एडमिनिस्ट्रेशन ने 422 टीचर्स की वैकेंसीज अनाउंस की थी और कुछ लोगों ने गहरी चिंता जाहिर की थी। काफी वर्षों से ये पद खाली रहे, जिसकी वजह से हमारे स्कूली बच्चे सफर कर रहे थे, क्योंकि टीचर्स की कमी की वजह से न ही स्कूल्स को अपग्रेड किया जा सका और न ही नए स्ट्रीम्स शुरू किए जा सके। मैंने उस वक्त आप सबको आश्वासन दिया था कि इस सिलसिले में द्वीपवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि भरे गए कुल 248 पदों पर 90% लोकल्स की नियुक्तियां हुई हैं। इसके अलावा हमने और 150 टीचिंग पोस्ट क्रिएट किए हैं, जिसे जल्द ही भरा जाएगा। नए एंडेवन कॉलेज के लिए भी 41 पोस्ट के अप्रूवल की भी प्रतीक्षा है। 24 जुलाई 2014 यकीनन खुशी का दिन रहा जब एडमिनिस्ट्रेशन ने पोर्ट ब्लेयर कार निकोबार के बीच चार्टर फ्लाइट शुरू किया। आज 22 साल बाद लोग सीधे कार निकोबार से न केवल पोर्ट ब्लेयर आ सकते हैं, बल्कि 5 घंटे से भी कम समय में दिल्ली पहुंच सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने डिफेंस पर्सनल सहित आइलैंडर्स और गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए एयर फेयर सब्सिडाइज भी किया है। पोर्ट ब्लेयर और कार निकोबार के बीच वन वे फेयर केवल 1500 रुपये है, जिसकी वजह से सारी फ्लाइट्स फुल जा रही हैं। इसके अलावा पोर्ट ब्लेयर वाइजैक सेक्टर पर फ्लाइट चलाने को लेकर हम अलायंस एयर के साथ बातचीत भी कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में ये सेवा भी शुरू हो जाएगी, जो कि यहाँ के लोगों की एक बहुत पुरानी मांग है। एविएशन सेक्टर में किए गए अन्य पहल इस प्रकार है। इंटर आइलैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए एक एडिशनल हेलीकॉप्टर हवाई फ्लीट में जुड़ गया है। डिजास्टर्स और मेडिकल इमरजेंसीज के दौरान क्विक रिस्पांस के लिए सभी इनहैबिटेड आइलैंड्स में हेलीपैड का निर्माण किया जाएगा। स्टेट ऑफ द आर्ट फीचर के साथ एक नया इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा और यह कार्य जल्द ही शुरू हो जाएगा। मेनलैंड आइलैंड सेक्टर में एयर फेयर को कम करने के लिए सभी एयरलाइंस के सीईओ से बातचीत की जा रही है और आशा है कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें जल्द देखने को मिलेगा। पोर्ट ब्लेयर से इंटरनेशनल फ्लाइट सर्विस भी शुरू करने की पॉसिबिलिटी पर गौर किया जा रहा है।
हेल्थ इश्यूज के मामले में हमारे द्वीप समूह देश में बेहतर हेल्थ इंडिकेटर में से एक है और सरकारी क्षेत्र में ये बहुत अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम भी है। वास्तव में हमारे पास स्पेशलिस्ट की कमी है और जिसे पूरा करना बहुत आवश्यक हो गया है। हेल्थ कैंप्स आयोजित करके हम इस कमी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और बाहरी द्वीपों में डॉक्टर्स को रोटेशन बेसिस पर भी भेजा जा रहा है। स्थानीय रोगियों के इलाज के लिए हमें आर्मी मेडिकल कोर के डॉक्टर्स से हमेशा मदद मिली है, जिसके लिए हम उनके आभारी हैं। जब कभी भी मैं किसी गरीब पेशेंट या उनके परिजनों से मिलता हूं जिन्हें ट्रीटमेंट के लिए मेनलैंड जाने की आवश्यकता पड़ती है तो काफी दुख होता है। जहां तक हो सके हम उनको एलजीज रिलीफ फंड से सहायता देने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये काफी नहीं। इसका एक समाधान है कि हम इस द्वीप समूह में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करें, जहां इस द्वीप समूह के सभी रोगियों को मुफ्त ट्रीटमेंट उपलब्ध हो। ऑनरेबल कलकत्ता हाईकोर्ट ने 6 साल पहले ही यह डायरेक्शन दिया था कि यहाँ एक मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाए और उसी के अकॉर्डिंगली हमने एक नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को अप्लाई किया। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने अभी हाल ही में 8 अगस्त 2014 को लोकसभा में स्टेटमेंट दिया कि पोर्ट ब्लेयर में ऐसा एक हॉस्पिटल खोला जाएगा। इस स्कीम के तहत प्रोजेक्ट की लागत की लगभग 75% राशि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ उपलब्ध कराएगी। हमें आशा है कि इस कॉलेज में बाद में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। क्योंकि कंस्ट्रक्शन में समय लगेगा, इसलिए मेडिकल कॉलेज को एकेडमिक सेशन 2015 से टेम्पररी प्रेमिसेस में ही शुरू किया जाएगा। इस मेडिकल कॉलेज के खुल जाने से इस द्वीप समूह का कायाकल्प बदल जाएगा और न केवल आवश्यक चिकित्सा सेवा प्राप्त होगी, बल्कि लोकल इकोनॉमी को भी बढ़ावा मिलेगा। मेडिकल कॉलेज की इनटेक कैपेसिटी पहले साल में 100 सीट्स की होगी, जिसमें से 50 से 75 सीट हमारे लोकल स्टूडेंट्स के लिए है। इस मेडिकल कॉलेज की स्थापना हमारे माननीय प्रधानमंत्री के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज खोलने की विजन के अनुरूप होगी। हमारे यूथ के लिए रोजगार उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता रहेगी। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरे अनुरोध पर हेल्थ सर्विसेज ने पोर्ट ब्लेयर में एक स्पेशल रिक्रूटमेंट कैंप का आयोजन किया, जहां पहले मात्र 20 की रिक्रूटमेंट होती थी, वहीं अब आर्मी में 24 लोकल यूथ भर्ती हुए। मुझे विश्वास है कि भविष्य में भी इसी प्रकार के कैंप का आयोजन किया जाएगा और हमारे यूथ को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इस अवसर पर मैं उन लोगों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा जिन्होंने 26 जनवरी 2014 को दुखदायी बोट दुर्घटना में अपने प्राण गंवाए। इस दुर्घटना का हमें बेहद दुख है और यह आशा करते हैं कि भविष्य में ऐसी दुर्घटना कभी नहीं घटेगी। इस दुर्घटना से सीख लेते हुए टूरिस्ट की सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रशासन की पहली प्राथमिकता होगी। इसी के तहत हमने तत्काल सभी टूरिस्ट वेसल का सेफ्टी ऑडिट किया है। सभी सेफ्टी नॉर्म्स और उनसे रिलेटेड नियमों का कड़ाई से पालन करने के लिए सभी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर पुलिस, टूरिज्म डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रतिनिधियों को लेकर एक टूरिस्ट सेफ्टी एनफोर्समेंट टीम तैनात की गई। पुलिस, पैरामेडिक्स और लाइफ गार्ड द्वारा संचालित SOS वर्क्स को भी वेस्टर्न बीचेस जैसे कि हैवलॉक में राधानगर बीच पर सेटअप किया गया है। इतना ही नहीं, सेफ्टी को देखते हुए एडवेंचर टूरिज्म एक्टिविटीज ऑपरेटर्स जैसे डाइविंग और सी वॉक के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इन सारे मेजर से हम लोगों ने यह क्लियर मैसेज देना चाहते हैं कि टूरिस्ट की सेफ्टी से हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मुझे आप लोगों को यह बताते हुए भी खुशी महसूस हो रही है कि अभी हाल ही में आउटलुक ट्रैवलर्स ने अंडमान निकोबार